जी पार्ट ई स्टार्ट कर दिया जी हमने रिवीजन क्लास का। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं इस वक्त अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिवीजन की, जिसमें दो तरह के हमने सवाल देखे थे, ईओक्यू से रिलेटेड और दूसरा इन्वेंट्री लेवल्स। तो पहले हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रिवाइज किया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू जो है, इन सवालों के अंदर ईओक्यू कैलकुलेट करवा सकता है, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू करवा सकता है, सेविंग ड्यू टू गोइंग ऑन ईओक्यू ये कैलकुलेट करवा सकता है, या बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट को भी वैल्यूएट करवा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। और इसके अंदर आप अगर देखें तो ये एग्जांपल है एपीआर निकालने का। ये शायद एक आधे सवाल में हमने देखा भी था, एक आधे सवाल में ये एपीआर वाला मामला ऐसे हुआ भी था। जैसे प्रोडक्ट पी की डिमांड है 2000 यूनिट्स पर मंथ, और ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटीरियल ए। तो फिर मटीरियल ए हमें कितना रिक्वायर्ड है? 2000 इंटू 2 4000, ठीक है। 4% ऑफ मटीरियल जो है वो क्या हो जाता है? इनपुट का लॉस हो जाता है। अब एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट चाहिए किसकी? मटीरियल ए की। तो भाई परसेंटेज आ गई लॉस की, तो आपको पहले से ये तरीका आता है, यहाँ पर भी वही परसेंटेज लगेगी। तो आपने ये क्या निकाला है? 2000 इंटू 12, मतलब 2000 पी डिमांड में है मंथली, तो एनुअल कितने बने? 24,000। फिर हर पी के ऊपर कितने यूनिट्स हमारे मटेरियल ए के लगते हैं? 2, तो कितना बन गया? 48,000, ठीक है। अब ये 48,000 क्या है जो हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन 4% ऑफ एक्स तो लॉस हो जाता है। तो उसी तरह से 50,000 kgs हमने निकाल लिया एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। ये सिंपल सा केस, ये एक दो सवालों में हमने देखा भी था जब हमने सवाल किए थे, शायद पुराना हो गया थोड़ा सा इसलिए भूल भी रहा है। तो ईओक्यू से रिलेटेड ये मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं। ईओक्यू का फार्मूला, ईओक्यू में ये 3 चीज़ों में मसाइल होते थे। मैंने आपको ईओक्यू के सवालों के अंदर यही कहा था कि आपने सवाल में ये 3 चीज़ें ढूंढनी हैं: एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईओक्यू से आगे भी बढ़ता है जब, तो ईओक्यू से आगे बढ़े तो वो ये कह सकता है टोटल कॉस्ट ईओक्यू पे निकालो। टोटल कॉस्ट का मतलब एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल। और अगर वो सेविंग कहे करंट लेवल से ईओक्यू पे गए हो तो सेविंग कितनी आई है, तो हम फिर करंट लेवल पे कॉस्ट निकालते थे, ईओक्यू पे निकालते थे, और दोनों का डिफरेंस सेविंग। और अगर वो ये कहता था कि बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल है, तो फिर हम परचेज प्राइस को भी रेलेवेंट कर लेते थे। तो ये टेबल है जो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रहा है कि आपको एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेनी होती थी, जिसका फॉर्मूला क्या था? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। यानी आपको जैसे अभी 50,000 किलोस चाहिए और आपने कितने एक ऑर्डर में मंगवाने हैं, लेट्स से आपने 10,000 मंगवाने हैं, तो आपके पूरे साल में कितने ऑर्डर्स आए? बड़ा मसला आता था अहमद भाई को इन दिनों में, याद है? इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही नहीं निकल रहे थे शुरू में, बड़ी मुश्किल से जाके चीज़ काबू में आई थी। एनीवे 50,000 किलो आपको चाहिए थे, 10,000 एक दफ़ा में मंगवाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आपके साल में? 10, 5 नहीं, हाँ 5। अब 5 ऑर्डर्स है, अब कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है? मल्टीप्लाई करोगे तो एनुअल। अब जितनी रिक्वायर 5,000 मंगवाते हो तो ऑर्डर्स डिफरेंट आएंगे, 10,000 मंगवाओ, 8,000 मंगवाओ, हर एक के ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिफरेंट होती जाएगी, ठीक है। और एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलती थी? आपकी जो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है सॉरी, ऑर्डर क्वांटिटी जो होती थी डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज स्टॉक, उसको आप एवरेज स्टॉक को आप वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करते थे। और अगर ये सिचुएशन होती थी तो फिर ईओक्यू पे ये दोनों सेम होती थी, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक आ जाता था तो फिर ईओक्यू पे ये सेम नहीं रहती थी। एनीवेज OQ ओवर 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक, जिसको मल्टीप्लाई करते थे एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो ये टोटल हमारी आ जाती थी, जिसको एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कहते थे। और अगर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ रहा है तो फिर ये परचेज कॉस्ट पर यूनिट भी रेलेवेंट हो जाती थी, क्योंकि इस लेवल पे और रेट, इस लेवल पे और रेट, इस लेवल पे इतना ऑर्डर मंगवाएं तो और रेट मिलता है पर केजी, इतना मंगवाएं तो और रेट मिलता है इतना, तो फिर ये भी क्या हो जाता था? रेलेवेंट। तो एनुअल वेरिएबल परचेज कॉस्ट भी हम रेलेवेंट कर लेते थे फिर एपीआर इंटू परचेज कॉस्ट, जो कि डिस्काउंटेड आती है इन डिस्काउंट वाले कॉलम्स। यानी यहाँ पे 10 रुपये का यूनिट मिल रहा है तो यहाँ पे
अगर 5% डिस्काउंट है तो ये 9.5 का, यहाँ पे 8% तो ये 9.2 रुपये का 1 यूनिट आएगा। ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट मिनिमम कॉस्ट वाली ऑर्डर क्वांटिटी थी हम कह रहे थे इसको ये सिलेक्ट कर लो, ये बेहतर है। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में लेते हैं इन केस ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, आपको बताया था डिस्काउंटिंग केस में अगर वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट गिवन है तो बच्चा ये भूल जाता है कि इस लेवल पे अगर परचेज कॉस्ट 10 रुपये पर केजी है तो उसका परसेंटेज वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट डिफरेंट आना है। इधर अगर 9.5 है तो डिफरेंट होना है, यहाँ पे अगर 8 है तो डिफरेंट होना है। तो अगर वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट इन केस ऑफ डिस्काउंट के अंदर मसला क्या है, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन हो एज अ फिगर फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो वही आ जाना है। मसला कहाँ आता है, जब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट। तो उस सूरत में मैंने क्या यहाँ पे जूम करो, नॉर्मल परचेज कॉस्ट 100 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5% है। अब अगर ईओक्यू लेवल पे 100 रुपये का एक यूनिट आता है तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट 5 है, लेकिन अगर 8000 यूनिट्स हों और लेट से 2% डिस्काउंट आता है तो 98 का एक यूनिट हो गया, तो फिर ये चेंज हो गई। और अगर 10,000 यूनिट्स मंगवाएं तो 4% डिस्काउंट देता है हमारा सप्लायर, तो फिर ये 96 रुपये हो गए, तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4.8। ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, लेकिन इस लेवल तक सवाल लेकर नहीं गया इस अटैम्प्ट में। ईओक्यू की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब सवाल कहाँ तक रहा, सवाल बस यहाँ तक रहा। ठीक है, सवाल को देखते हैं, आप मज़े देखेंगे सवाल के अंदर, आप कहेंगे ऐसा सवाल हमें नहीं आना, पता नहीं क्यों, ये क्यों पता नहीं आप सोचते हैं। सेकंड हो गया जी हमारा और लास्ट भी हो गया हमारा, और ये हो सकता है एंड पे मैं करा दूँ, टाइम बचा तो। फिलहाल क्वेश्चन 4 आगे आ गया था, वैसे ये भी कर लेना चाहिए था तीसरा, लेकिन चलो एंड पे करेंगे। क्वेश्चन 4 भी इंशाल्लाह आ नहीं गया है, आ नहीं बल्कि गया है, इतना आसान है, चेक करो। डिटरमिन द ईओक्यू फॉर द ईयर 2025। सिर्फ ईओक्यू निकालना है, कितने मार्क्स हैं देखो, 7 नंबर, सुभान अल्लाह। अब ईओक्यू निकालना है, आपको क्या चाहिए, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यही 3 चीज़ें चाहिए ना, सवाल में उसने इसी में ही परेशान करना है आपको जो करना है। ठीक है, चौथी चीज़ तो होती को नहीं ईओक्यू के अंदर। कहता है TRM लिमिटेड यूजेज अ सिंगल रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोर्स इट इन अ नियर बाय रेंटेड वेयर हाउस। इन्होंने रेंट पर वेयर हाउस लेकर अपने रॉ मटेरियल को उसमें रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे सोच साथ ही चल रही होती है। अगर तो रेंट हुआ पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट है, पर मंथ हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट है, होल्डिंग है पर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, हमें कौन सी चाहिए होगी। और अगर यहीं पर उस बंदे ने हमारा 1 यूनिट कोल्ड स्टोर के अंदर आप अपना फ्रूट वगैरह स्टॉक कराएं ना, सब्जी फ्रूट वगैरह अगर ख़रीद कर स्टॉक कराते हैं तो आपको वो मतलब नॉर्मली क्या होता है, वो आपको पर पेटी पर बोरी इस तरह से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अगर तो हमारा रेंट है पर यूनिट पर केजी तो फिर वेरिएबल है, और अगर यही रेंट हमारा पर मंथ है तो फिक्स्ड है, मिक्स भी हो सकता है। एनीवेज आगे बढ़े। ड्यूरिंग द ईयर 24 16 लाख यूनिट्स वर परचेज्ड। यार इतना भी मुश्किल नहीं किया उसने कि जिस प्रोडक्ट में यूज़ करता था वो प्रोडक्ट के यूनिट्स दे देता, जैसे मैंने अभी छोटी सी एग्जांपल दिखाई, और उससे हमें मटेरियल निकलवाता। सीधा ही बता दिया उसने, 16 लाख केजीज यूनिट्स जो हैं वो परचेज किए गए थे एट 750 रुपये। तो ये क्या आ गई जी, कॉस्ट पर यूनिट। इसने कॉस्ट पर यूनिट भी दे दी, हो सकता है होल्डिंग कॉस्ट को इसके साथ जोड़ता हो, बहरहाल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये परचेज कॉस्ट पर यूनिट है। कौन सी कॉस्ट है जी, परचेज कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब तो लिख ले भाई। अच्छा अब जी कहता है जी हमने 16 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर मंगवाए थे, और एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी जो मंगवाते थे वो 64,000 यूनिट्स थी। यानी हर ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाते हैं, 64,000। यहीं से आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं 2024 के कितने, करो ना 1600 कुछ हैं, 25 ऑर्डर्स एक साल में आप मंगवाते हैं। अच्छा, TRM इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डरिंग। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, EOQ किस साल का निकालना है, फॉर द ईयर 25। ठीक है, EOQ 25 का निकालना है,
और डेटा सारा 24 का है, तो अगर कोई चेंज नहीं बताएगा तो फिर वही, और अगर चेंज बताएगा तो चेंज वाला डेटा ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, ये भाई रिसेंट टाइम का सवाल है, इसको 10वीं 11वीं का पर्चा ना समझो, ये रिसेंट टाइम का सवाल है। मुझे पता है बहुत आसान लग रहा है आपको, इंशाल्लाह पर्चा भी आसान ही लगेगा आपको, मुश्किल सवाल भी होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन आसान भी होंगे उसमें। ठीक है, एक या दो मुश्किल, ज़्यादा आसान इंशाल्लाह, मांग के जाना अल्लाह से। TRM इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये 2024 की उसने रिक्वायरमेंट बताई थी, और कहता है जी आगे कुछ कॉस्ट हैं, ठीक है, ऑर्डरिंग से और होल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, क्या करें इसको, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, नहीं भाई, वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिवाइड करें तो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की या परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट आनी है। फिक्स कॉस्ट तो हमारे पूरे, ये कभी तो पढ़ा के आ रहा हूँ, कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, यस, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। फ्रिज और फ्रीज़र इसमें है, वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए, लेकिन ये है पूरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसको आपने पर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, हाँ बोलो। ये परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, पर यूनिट नहीं, इसको पर ऑर्डर करना होगा। अभी भी तो कर रहे थे, पर ऑर्डर, ऑर्डर निकाले नहीं, कितने ऑर्डर, तो 25 से डिवाइड करो तो 30,000, तो 30,000 आपकी क्या है, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, ये 30,000 आ गई। फिर वेयर हाउस का रेंट है। अब वेयर हाउस रेंट तो फिक्स्ड ही होता है, उसने टोटल ही दिया हुआ है, तो इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा, या फिर इसमें वो कह दे कि कुछ हिस्सा वेरिएबल है, फिर देखेंगे। फिलहाल तो काटना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन चलो अभी तो लग रहा है वेयर हाउस रेंट तो कराया है, पर यूनिट के हिसाब से नहीं दिया हुआ ना, पर यूनिट है तो पर होल्डिंग कॉस्ट आती, तो ये होल्डिंग कॉस्ट में वेयर हाउस रेंट, लेकिन कब, जब पर यूनिट हो, पर एनम फिर खुद कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये देखो जी 45,000 पर ऑर्डर है, तो ये पर ही मुझे चाहिए था, तो एक ऑर्डर पर आपकी एक कॉस्ट ये लग रही है, पर ऑर्डर कॉस्ट है, और एक ये कॉस्ट लग रही है, यानी कि 30,000 भी आ गई और 45,000, यानी कि पर वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी तक मुझे दो नज़र आ गई हैं। एक को खुद 30,000 किया आपने, मुझे आप 30,000 ही बताया था ना, और दूसरा 45,000 उसने खुद बताया हुआ है। इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होती है, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है 2% ऑफ परचेज कॉस्ट, और ये 2% के बारे में चुप हो तो ये पर एनम ही होता है। और वैसे भी ये पूरे 2024 के 16 लाख यूनिट्स वाला मामला है, और ये फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डरिंग और होल्डिंग ये सारे साल की गिवन थी। तो एनीवेज हमें उस टोटल से कोई लेना देना नहीं है, हमने 2% ऑफ परचेज कॉस्ट, जितनी हमारी परचेज कॉस्ट होगी उसका 2% वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ले लेंगे। ठीक है, अब जनाब आप नए नए क्वालिफाई करके चले गए, और आप बिलीव कर रहे हैं, TRM's न्यू फाइनेंस मैनेजर बिलीव्स दैट सम ऑफ दीज कॉस्ट कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इफ ईच ऑर्डर इज बेस्ड ऑन, ओके, तभी तो इधर ला रहा है हमें, इन दिस रिस्पेक्ट, इसके अदब में, ही हैज़ गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू 25, ये इंफॉर्मेशन है 25 से रिलेटेड। ऊपर क्या था फिर अच्छा, तो उसका क्या करना है, अभी तक तो सारा कुछ 25 का बता दे, तो कुछ नहीं करना, और अगर नीचे कुछ ऐसे कह दिया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये ऐसे, ये वैसे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। कहता है एनुअल वेयर हाउस रेंट वुड कंप्राइज ऑफ 3 लाख प्लस 15% पर यूनिट ऑफ स्टोरिंग ईच यूनिट। अब ये क्या आ गया, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी 25 के लिए वो कह रहा है, शायद इधर पहले नहीं था ना, तभी तो उसने सीधे लिखा होता वेयर हाउस रेंट, लेकिन अब वो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये वो कुछ इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है, वो उसका ख्याल है कि EOQ पे जाएं, उसके लिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको बताई कि एनुअल वेयर हाउस रेंट वुड कंप्राइज ऑफ, भाई आप कहो नहीं सर इसमें भी पड़ा होगा तो हमें क्या, हमें तो अलग बता दिया ना, यहाँ वाला ही चाहिए था हमें, तो 3 लाख कहता है किराया होगा, और शायद मिक्स कर रहा है वो, और 15 रुपये पर यूनिट फॉर स्टोरिंग, तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और ये देखो एनुअल वेयर हाउस कॉस्ट है, जो कि टोटल भी है और कुछ पर यूनिट भी है, तो ये पर यूनिट पर एनम ही है। ठीक है, नेक्स्ट, रॉ मटेरियल प्राइस
एंड यूजेज, ओके, प्राइस ये, एंड यूजेज, यूजेज कहाँ है, ये दोनों को क्या कह रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। ये कह रहा है 25 में 20% प्राइस बढ़ जाएगी, 25%, यानी APR अगर निकालना चाहो तो 16 लाख को 25% बढ़ा लो, और 25 की कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, ये 750 को 20% बढ़ा लो, बढ़ा लेंगे, ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस कॉस्ट वुड रिमेन 2% ऑफ, लेकिन अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, ये मसला आपको आ सकता था, लेकिन आपको तो नहीं आता मसला, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये परचेज प्राइस नई वाली पे लगाना है 25 के लिए, ठीक है। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, ओके, यानी जो भी कोई एक्सपेंस है, जो भी कोई एक्सपेंस है, जैसे यहीं पर आपने अभी निकाला था 30,000 जमा 45,000 पर ऑर्डर, ये भी 10% बढ़ेगा। और कौन सी कॉस्ट, और तो कोई नहीं है, बाकी बचती है ये, ठीक है। तो ये जनाब आपका सवाल है 7 नंबर का, जो उसने इसलिए दिया था कि बच्चा इसको फटाफट कर ले, मुफ्त के नंबर ले। क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग 2025 का, नाम है इसका TRM लिमिटेड। अब कह दो कि कहीं को मैंने पेपर के ऊपर चेंज कर दिया है, IK की वेबसाइट से जाके देख लो पेपर। भाई डराता रहा हूँ, पढ़ाते हुए डराता रहा हूँ, आज डराने वाला दिन थोड़ा ही, आज तो आपको बता रहा हूँ, डरना ज़रूर है पर्चे में, सवा पर्चा दे के एक बार डर लगना भी है आपको। ये क्या समझ ही कुछ नहीं आ रही, दूसरी तीसरी बार सवाल पढ़ोगे इंशाल्लाह सब समझ आएगा। और सारे सवालों से आप गुजर गए ना, सिर्फ गुजर गए, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि हर सवाल में से आप अपने मतलब के नंबर लेके निकलोगे, सारा सवाल सही ना भी हो तो, ठीक है इंशाल्लाह। तो EOQ, EOQ, क्यों भाई EOQ होता है जी 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, तो 2 इंटू अगली चीज़ क्या चाहिए मुझे, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, तो APR एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, ये तो कोई मसला ही नहीं। कैसे निकलेगी जी, वो कहता है जी 16 लाख यूनिट्स थे, लेकिन ये 25% बढ़ जाएंगे, इतना ही सिंपल है ये। कितना, 20 लाख यूनिट्स, ये आपकी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है। इसमें रिजल्ट चेक करना इतना आसान सवाल है, मेरे जैसों ने भी पास कर लिया उन्हें। अभी दिखाता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ाता हूँ, पिछले कमेंट्स भी नहीं पढ़े। तो 2 इंटू 2 मिलियन एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन बताओ एग्जामिनर भाई को ये आपने वर्किंग 1 में निकाला, इनटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए हमें, पर ऑर्डर चाहिए होती है, तो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब 2 कॉस्ट नजर आई थी, एक उसने कहा था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग, इन्हीं ने ऑर्डर प्लेस करना होता है ना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर बार ऑर्डर देते हैं तो ये कॉस्ट भी पड़ती है। तो 7.5 लाख क्या है जी, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दूं, सिर्फ वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बल्कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट यही लिख देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अब 7.5 लाख कॉस्ट गिवन है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, नंबर 3 वर्किंग कर ली हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की, और उसने हमें बताया था कि 16 लाख यूनिट्स जो है वो कितने कितने करके मंगवाते हैं। अब 20 लाख यूनिट होंगे तो उसी तरह से ज़्यादा मंगवा लेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो नहीं ना, उसने कहीं कहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स बदलेंगे, बल्कि अभी तो डेटा दे रहा है जिससे हम EOQ निकालेंगे और हम बताएंगे ये क्वांटिटी मंगवाओ, तो उस हिसाब से जितने ऑर्डर्स होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना जी मंगवा रहे हैं फिलहाल, 64,000 यूनिट्स कर करके मंगवा रहे हैं, तो 25 ऑर्डर्स आई थिंक आपने बोला था, ठीक है जी। तो जब आपने 25 से इसको डिवाइड किया वर्किंग 3 वाला, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया जी, ये 30,000 तो है 2024 का, जबकि वो कह रहा है ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय
10%, तो इंटू 1.1, आंसर इज 30। अच्छा यूं भी कर सकते थे आप, 75 ये 30 भी ले लेते और 45 भी ले लेते, तो 30 और 45 75 को ही 1.1 बढ़ा लेते, ये भी ठीक था, ठीक है। लेकिन चलो ज़रा अलग अलग भी नज़र आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बेटा वो लगेगा तो फिर इस पर भी 20% इंक्रीज लगाना। हमने तो फिलहाल नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जिस्टिंग वाले निकालने हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स क्यों निकाल रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट फिलहाल तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के हिसाब से पर ऑर्डर निकल सकती है ना। अब इस ऑर्डर को बढ़ा तो रहे हैं 10% ऑर्डर कॉस्ट को। बात समझिए, हमने गिवन डेटा से अपने मतलब की चीज़ निकालनी है। 16 लाख में से मैंने 30,000 निकालना है, 30,000 ही निकला था ना, 30,000 निकाला था ना। 16 लाख से मैंने अगर 30,000 निकालना है तो मैं 16 लाख को डिवाइड उन्हीं नंबर ऑफ ऑर्डर से करूंगा जो इस साल में रहे थे इन 16 लाख को मंगवाने के लिए, ठीक है। तो 7,50,000 की कॉस्ट को 25 से डिवाइड किया कि ये इस 24 की कॉस्ट है। ये तो कॉस्ट भी 25 की नहीं है, फिर यूनिट्स भी 25 का नहीं है। तो करंटली तो 25 ऑर्डर्स मंगवा लेते, 64,000 के हिसाब से चीज़ें मंगवा रहे थे, लेकिन अभी तो ये सब बदल जाएगा। फिलहाल तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, करंटली 7.5 लाख में पर ऑर्डर वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल परचेजिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पर ऑर्डर, वो निकालिए। तो करंट डेटा से निकालिए, ठीक है। अभी इसको नहीं छेड़ना, अभी तो हम यहाँ पे डिमांड नहीं रख चुके हैं। अब यहाँ से हम नए यूनिट्स निकाल के देंगे और फिर नए नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हम अब बताएंगे ईओक्यू के ऊपर ये बनते हैं, अगर बताना हो तो। वैसे उसने पूछा नहीं, उसने ईओक्यू पूछा है, ठीक है। लेकिन जब ईओक्यू पे जाएंगे तो ऑर्डर साइज बदलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बदलेंगे, ये तो अब बदलेगा ना। गिवन डेटा 24 में क्या था, 25 नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, 7.5 लाख टोटल परचेजिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी वो हमने निकाली है, फिर 25 के लिए उसको बढ़ा लिया, ठीक हो गया जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एज इट इज गिवन थी 45,000 रुपीज, लेकिन इसको भी क्या कर लो, तो क्या आ गया जी टोटल 49। अब इसका ग्रैंड टोटल करें तो 82। बच्चों ये जो है ये टोटल भी कर सकते थे आप, जैसे मैंने आपको अर्ज किया ना, 30,000 निकालते फिर 45,000 लगते, टोटल जो निकलता 75, उसको भी 1.1 लगाएं तो यही हो जाना है। 75 को 1.1 लगा के देख लो, 75,000 सेम ही आएगा, ठीक है। चले ये क्या आ गया जी हमारे पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है, वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब क्या चाहिए हमें, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी को नजर आ रही है आपको, 10, 15, 20 होंगी। टोटल 2 कॉस्ट है, टोटल 2 कॉस्ट है, एक इंश्योरेंस है, दूसरा अच्छा अब वेयर हाउस रेंट उसने बताया 25 के लिए 15 रुपए होगा और इंश्योरेंस कॉस्ट 2% होगी। पर इंश्योरेंस कॉस्ट का मसला ये है, ये परचेज कॉस्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो परचेज कॉस्ट 750 हमारे पास अवेलेबल है, 24 वाली, 25 वाली तो नहीं है। तो 24 वाली को पहले 25 वाला बनाएंगे, फिर 25 की कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। और रेंट तो उसने बताया ही क्या हुआ है, इन दिस रिस्पेक्ट 25 के लिए उसने कहा है रेंट 15 रुपए पर यूनिट पर एनम होगा। तो वर्किंग नंबर 3 4 वेरिएबल। अच्छा एक बात है, वैसे यहाँ पे पूरा आने ही नहीं हो दूसरा सवाल, ठीक है इसको मिटा ही देंगे, अलग अलग सवाल मैंने कहा जरा सामने ही कर लूँगा। वर्किंग फॉर वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये निकालनी है आपने। तो क्या है जी, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट ये सीधा ही गिवन है 15। बेटा ये 15 रुपए 25 के लिए ही गिवन है, इसको ना 10% बढ़ा लेना। पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 25 से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। 25 से रिलेटेड कह रहा है इंश्योरेंस कॉस्ट अभी भी 2% है, लेकिन अब मुसीबत ये है 25 की परचेज कॉस्ट नहीं दी, वरना मैं 750 को ना छेड़ता और 25 वाली परचेज कॉस्ट को पकड़ता। पर हमें गिवन कौन सी कॉस्ट है, 24 में 750 का एक यूनिट था और उसकी प्राइस बढ़ रही है 20% वाले में, ठीक है। तुम लेट आयो तो इंश्योरेंस दाता साहब है खाना, अच्छा इंश्योरेंस कॉस्ट देखो इधर, देखो 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 देखो, इंश्योरेंस कॉस्ट 750 रुपए का पिछले साल 2% थी इंश्योरेंस कॉस्ट, 2% इस साल भी है, लेकिन 750 नहीं ना रहा। असल में ये क्या है होल्डिंग कॉस्ट, ये पैसे याद नहीं है इन्वेंट्री
के अंदर पैसे पड़े होते हैं, फंसे होते हैं, तो कहीं से फाइनेंस करने होते हैं। FR1 वालों तो रेशो भी आप पढ़ ली, तो वो फाइनेंस करने होते हैं तो कितने रुपए इकट्ठे करने हैं आप एक यूनिट के लिए? 750 कहीं से उठाने हैं? नहीं, 750 को तो आपको यूनिट ही नहीं मिलना, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट करंट पर। तो ये 750 तो था 2024 का, पर वो कह रहा था कि प्राइस से 20% से बढ़ जानी है, 20% से। भाई अलग से दिया हुआ, लेट आने वालों को क्या पता, सवाल हमने पढ़ा था, ठीक है। 1.2 होगा, अब ये इंक्रीज कॉस्ट आ जाएगी। ये 25 में एक मटेरियल का किलो इतने का बिकेगा, तो उसको 2% से मल्टीप्लाई करें तो 18। अच्छा, अब और सवाल के अंदर कोई चीज़ है जो होल्डिंग कॉस्ट की तरफ लेके जाती हो पर यूनिट पर एनम? ये कितना बना? लो जी, सवाल ख़त्म हो गया जी। ₹33 पर यूनिट पर एनम, वर्किंग नंबर 4। तो EOQ कितने आ गए यूनिट्स? 1 लाख यूनिट्स। लो, अब 1 लाख करके 20 ऑर्डर्स में मंगवा लेना, EOQ तो ये कहता है, ठीक है। लेकिन 7 नंबर का ये सवाल है, अब आप खुद देख लो इसमें है क्या। बेटा अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे 20। मैंने यही बात थोड़ी देर पहले उनको समझाई, तब आप क्या कहते हैं वो तनावल फरमा रहे थे कुछ। सुनो मेरा बेटा, बात सुनो, मुझे ये 25 ऑर्डर्स किस लिए चाहिए थे कि मैं 2024 की वेरिएबल कॉस्ट टोटल जो गिवन है उसको पर ऑर्डर में कर सकूं। तो 2024 वाले 7.5 लाख को पर ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो 2024 वाले ऑर्डर्स ही लेने हैं ना। अब जब ये पर ऑर्डर कॉस्ट निकल आई है, अब इसको 25 के हिसाब से 10% बढ़ा लिया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां कैसे बढ़ सकते हैं? क्या 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट जिस साल में आई है उस साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा थे? अल्लाह के बंदे, वो 24 है, ये 25 है, 25 की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तनावुल फरमान, ठीक है जी बेटा, सही है। चलें आगे, चलें आगे, क्या चले, खत्म कहानी। वो देखो, एक बात है, आज आपको भी बता ही दूं। ऐसी दिल में आ रही है, ये कैफ सिलेबस है, अब तो पुराना हो चला। हाँ जी, ये अब तो पुराना हो चला अगले वालों के लिए। लेकिन वैसे आपको बता दूं, इसमें ये लिखा होता है, ये देखो ज़रा, इसमें लिखा होता है T1 लेवल का 8 नंबर तक आ सकता है, T2 लेवल का 20 नंबर तक आ सकता है, और T3 लेवल का 25 तक। अब हम CMA में चले जाते हैं। केड़ा कैफ 3 है ताड़ा आजकल, ये आगे जा रहा है, पता है ना आपको? 3 है, ये मतलब ग्रुप 2 में जा रहा है, लेकिन आपका तो पास होगा ना। इधर देखो जी, मैं वैसे आपको मैंने कहा बता दूं, ये भी कभी कभी देख लिया करें, पता होना चाहिए आपको ये क्या है। अब देखें जी, ये है नहीं, बंदे को पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक जा रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। अब देखो, इसमें बड़े सवाल बनने वाले 3 टॉपिक्स हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आई थिंक इससे ऊपर गया तो गायब हो जाएगा। चलो, वो बड़े टॉपिक्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ रहा है, एनालाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट फॉर एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये ओवरहेड्स के अंदर कैलकुलेट प्रीडिटरमिनेंट। तो ये बड़े सवाल बन सकते हैं, और बड़े सवाल आपने देखे भी हैं, सवाल थे इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और कोई बड़ा सवाल नहीं आ सकता, आप देख लेंगे, ये 3 टॉपिक्स ही हैं। ऊपर देखो, ऊपर क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आ रहा है, जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, एक्टिविटी बेस, इसके बारे में उसने कहा कि ये T2 लेवल पे जा सकते हैं सवाल। फिर इधर से कहा उसने रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन टेक्निक्स वाला T2 पे जा सकता है, ओवरहेड्स वाले T2 पे जा सकते हैं। तो ओवरहेड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और आपका जो मेरे ऐसा डर लग रहा है जो आपने किए भी हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जा सकता है। बाकी छोटे सवाल है, आगे बढ़ते हैं। हुण नहीं अगे जा रहे, स्पीड नल आ गया। बी एरिया है। अच्छा, ऊपर देखो, वो लर्निंग कर्व भी T1 लेवल का आता है। अच्छा, प्रोसेस T1 की ही तो बताया था स्टार्ट में, T1 का मतलब छोटा सवाल, 8 नंबर से ऊपर नहीं जा सकता। T2
ऐसा सवाल जो 15 नंबर से 20 नंबर तक भी जा सकता है, और गए हुए हैं यही सवाल बड़े जो आपके आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आता है, भाई ने एक सवाल पूछा था, भाई के गले पड़ गया ये सवाल। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग T2 लेवल पे जाता है, ठीक है। फिर इसी के अंदर ही वो सारे ही प्रोसेस कॉस्टिंग में तकरीबन T2 पे कोई एक T1 लेवल की बात उसमें आ रही है। फिर टारगेट कॉस्टिंग भी T2 लेवल की टेस्टिंग कर सकता है, जो मुझे लग रहा है इस बार उसने कर लेनी है। वेरिएंस एनालिसिस T2 लेवल की बात कर रहा है, तो ये सारा ही T2 लेवल है। T2 मतलब इस ग्रेड में से बड़े सवाल 2 ही बनते हैं, नॉर्मली 3 टॉपिक्स हैं, तो ये इसने टेस्टिंग लेवल 2 के रखे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपका फेवरेट डिसीजन मेकिंग CVP T2 पे जा सकता है, बड़ा सवाल आ सकता है, आता नहीं है। EOQ चेक करो ज़रा, वो T2 लेवल पे लेके जा सकता है, ये उसकी औकात है। स्टॉक सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, ये T2 लेवल तक जा सकता है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो इन दोनों को टेस्ट कर लेता है T1 लेवल पे रखकर, और दोनों टेस्ट भी कर लेता है और याशी भी कर लेता है, अपना काम चल रहा है उसका बेहतरीन, ठीक है। ओके, अच्छा जी, हाँ ये बड़ा अहम सवाल था, सवाल की तरफ जाते हैं। इसकी तो अच्छी होनी चाहिए वैसे। नंबर 4 62%। ये तीजा केड़ा सवाल सी, छोड़ आए हैं हम, वो ABC वाला देख लो। अच्छा हाँ, मैंने कहा था ना पेपर में देखा था, सबसे आसान, यानी मैंने कहा आपको कि इससे भी आसान को हो सकता है, ये था आसान, ठीक है। हमने कौन कौन से सवाल कर लिए हैं जी, 8वें के बाद कौन सा किया था, दूसरा कर लिया है, 8वां नहीं किया, 9वां किया, अच्छा, और अब चौथा किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में, सेकंड के बारे में कमेंट्स क्या पढ़ने। मटेरियल कंपोनेंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वाज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ EPU। भाईजान तो आपने दिया भी तो नहीं था उस तरह से, बदतमीज आगे से। अच्छा, द मटेरियल कंपोनेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाज इनकरेक्टली कैलकुलेटेड, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल वाज इनकरेक्टली इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अच्छा, वो क्योंकि मटेरियल तो इनपुट ही नहीं ना हुआ था, ये बता रहा है कि ये सब बच्चों ने मसले। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम A वर्क कंसिडर्ड एज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन B, जो कि आपको अक्सर लगा करता था, ठीक है। अच्छा, हमने कौन सा सवाल किया अभी, चौथा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट वर यूज्ड इन फार्मूला इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट। ऐसी भी बेवकूफ़ियाँ करते हैं बच्चे। एनुअल रेंट वेयर हाउस को इनकरेक्टली इंक्लूड कर दिया EOQ कैलकुलेशन में। फर्दर परचेज प्राइस यूज कर दी, पता नहीं क्या करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज ऑल्सो अप्लाइड टू इंश्योरेंस एंड वेयर हाउस। शुक्र है यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, आप लोग पर्चा दे रहे होते तो आप लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे भी आप ऐसे ही कह रहे थे, ठीक है। चला, ये जनाब 62% पासिंग थी इसकी। चलें आगे बढ़ते हैं, ये तो सोल्यूशन दिखा दिया था, ये इसका सोल्यूशन नहीं देखा सच्ची। रेजोल्यूशन सोल्यूशन कौन सा सवाल, चौथा है। अब इसके अपना मिजाज है, 1 लाख चाहिए था ना, बस 1 लाख आ गया। वैसे वही हुआ भाई, ये सिंपल सवाल है, इसमें सेम ही होना है सब कुछ। 30,000 45,000 उस पर इकट्ठा इसने, हाँ ये देखो इसने इकट्ठा लगाया, मैंने अलग अलग लगा के कहा था इकट्ठा भी लगा सकते हो, नो इशू। 15 18 ये तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें क्या फ़र्क होना है, इसमें कौन सा फॉर्मेट इस तरह से मुख्तलिफ होता है। ले जी, आपका फेवरेट सवाल आपके खिदमत में पेश किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा फार्मूले रिवाइज़ कराए जाते हैं। हालांकि फार्मूला क्या रिवाइज़ करना, अभी तो आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ के आप हटे नहीं, ये कड़िंग ही है। कड़िंग कहते हैं रीऑर्डर लेवल को, ठीक है, कि जब आपका लेवल स्टॉक का उस सर्टन लेवल पे पहुंचता है, जब आपको ये हो कि स्टॉक आने में भी टाइम लगना है, यूजेज भी ऊपर नीचे हो सकती है, लीड टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से एक ऑर्डर मुतय्यन करते हैं कि जितना स्टॉक में वो पड़ा, जब स्टॉक उस लेवल पे आता है तो आप नया ऑर्डर प्लेस करें, उसको कहते हैं कड़िंग, रीऑर्डर लेवल। कड़िंग मीन्स रीऑर्डर लेवल, ठीक है। कड़िंग होती ही आप फ़ोन करोगे अपने परचेज डिपार्टमेंट को, भाईजान स्टॉक मंगवा दो, कड़िंग हो गई है, ठीक है, बज़र बज गया है, क्योंकि जाहिर है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, वहाँ से चीज़ें आते हुए टाइम लगेगा, फिर दौराने लीड टाइम हमारी यूजेज भी कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है, ये सारे खौफ हुआ करते थे इसमें। तो इन्वेंट्री लेवल्स, बेसिकली इन्वेंट्री लेवल्स, ये आपका कड़िंग, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, इसके फॉर्मूलाज थे ये, ठीक है। 1 मिनट, ये सही लिखे हुए ज़रा देख लो। अगर सेफ्टी स्टॉक ना मेंटेन हो तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम के साथ निकालना चाहिए,
और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो तो फिर एवरेज यूज इनटू एवरेज लीड टाइम। और मिनिमम इन्वेंट्री लेवल सेफ्टी स्टॉक ही होता है, इसी को रीअरेंज करवाया था आपको कि रीऑर्डर लेवल में से इसको माइनस कर दो, सेफ्टी स्टॉक रह जाएगा उससे, ठीक है। और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है कि आप रीऑर्डर लेवल में से कम यूजेज भी माइनस करें और फौरन नया स्टॉक भी ऐड कर दें, तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता कि आपके पास एक कड़िंग हुई, कड़िंग के बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपकी अपनी यूजेज इतनी स्लो हो गई, इससे कम हो ही नहीं सकती, इससे कम यूजेज हो ही नहीं सकती, और फिर साथ ही दूसरा वो ऑर्डर पहुंच गया। अब ये वो लेवल है जिससे कम आपका स्टॉक, जिससे ज़्यादा स्टॉक हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि रीऑर्डर लेवल से पहले आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना। और फिर मिनिमम यूज का मतलब क्या है, इससे कम तो यूज होना ही नहीं फैक्ट्री में, फैक्ट्री बंद कर दो। फिर मिनिमम लीड टाइम, इससे कम टाइम तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि कम से कम यूजेज और जल्दी से जल्दी स्टॉक आ जाए और फिर फुल हो जाए स्टॉक, तो इससे ऊपर का स्टॉक कभी भी आपके पास नहीं होगा। ये मैक्सिमम लेवल था, ठीक है। मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल में से मिनिमम यूज इनटू मिनिमम लीड टाइम माइनस किया, प्लस ऑर्डर क्वांटिटी जो सवाल में गिवन हो, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री लेवल ईओ की कैलकुलेशन के अंदर यूज करते थे, वो जो नहीं आया इस दफा सवाल में, लेकिन आप मुझे लग रहा है आ जाना है, ठीक है। वो जो हम एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते थे, ठीक है। तो ये भी मैं दिखाकर आया हूँ, ये तो इसमें ये ऑर्डर क्वांटिटी ओवर 2 करते थे ना एवरेज स्टॉक निकालने, ठीक है, ठीक है, ले जी, ठीक है जी, ओके डन। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी तरह का मामला वो है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल। तीसरा मैंने पहले करवा दिया, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, आपका मोस्ट नॉन फेवरेट एरिया इस टॉपिक का। लेकिन आप देखोगे कि सवाल देखकर, भाई वो मिटाना है जरा, भाई आमिर भी जाके जरा मिटा दे, वो सवाल देखकर आपको लगेगा हाँ अब तो एक जैसे ही कर के ना, हालांकि अजीब होते थे, वो अट्टा सट्टा लगा लेते हैं, हम करीब पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई तो अब ऐसा होता ही है। वैसे बाय द वे ये 5वें सवाल का रिजल्ट तो देख ले पहले। 14%, द वर्स्ट रिजल्ट। 7वां कौन सा है, शट डाउन कौन है, मुझे लगता है ये शट डाउन है। सुभान अल्लाह, चलो 2 मुश्किल में से 1 मुश्किल करने लगे हम। अच्छा, शट डाउन में सवाल थोड़ा टेक्निकल था एज यूजुअल, कि जिस तरह से मैं करूंगा आप कहोगे, जैसे आप कहते थे ये हमें क्यों नहीं ख्याल में आया, तो बच्चों के ख्याल में भी ये नहीं आ सकता पर्चे में, अक्सर ऐसा होता है। बट ये पेपर ही तो कर रहे हैं, तीसरा सवाल कर लिया है, चौथा इंशाल्लाह आप 14% में होंगे जो पास कर गए हैं, ये वो होंगे, आप देखेंगे आप, क्योंकि हमने एक ही तरतीब पे इनको रख लिया था, मतलब जैसे तैसे। मैंने तो रॉयल एंटरप्राइज को भी इसी तरतीब, एक ही तरतीब पे डालने के लिए वो लंबा सोल्यूशन किया था, ताकि कोई नया कट्टा ना खोले, एक ही तरतीब पे सवाल हो, ताकि पर्चे में सवाल आए, हाथ पांव तो मार सके। हाथ पांव मारते मारते कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाते हैं, और अक्सर सही भी हो जाते, ठीक है। एनीवेज, ओ माय गॉड, व्हाट टॉक इज, क्या बात है, तुम लाल हो, मौसम ही खत्म हो गया। अच्छा चलें, करें फिर सवाल अपना, इंशाल्लाह वी विल रॉक द क्वेश्चन, अल्लाह ने चाहा तो। पाक सरजमीन साज लिमिटेड सेल्स आ सिंगल प्रोडक्ट, रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर लेवल उसने पूछा है कि रीऑर्डर लेवल क्या हो, नहीं, उसने रीऑर्डर लेवल बताया ही नहीं है वैसे सवाल के अंदर मेरे ख्याल से, बल्कि वो रीऑर्डर बताया ही नहीं हो ना, उसने पूछा है, बस उसने सादा बात क्या पूछी है, सेफ्टी स्टॉक कितना हो। तो इसलिए हम 3 लेवल, 4 लेवल, 5, 2 जितने भी बनाएंगे उसमें लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक, या रख लो या ना रखो, ठीक है। आपको ना मैं एक सॉल्यूशन दिखाता हूं, मैंने करीब रखा था, आप लोगों के इन्वेंट्री लेवल वाले चैप्टर में ये सवाल मैंने आप करवाए थे, ये मैं आपके लिए हाथ से लिख के फिर लाया हूं। ये दोनों ही उस पर फॉल नहीं करते, लेकिन फॉर्मेट फिर वही होगा, फर्क सिर्फ ये होगा, ये सवाल होते थे जिनमें हम कहते थे ये रीऑर्डर लेवल हो तो फिर ये सेफ्टी स्टॉक होगा, रीऑर्डर लेवल वाला चक्कर नहीं है इन सवालों में। ये सवाल डिफरेंट था 20वां, ये 24वां उससे भी डिफरेंट था। इसके अंदर हमने कहा था सेफ्टी स्टॉक नहीं, वो तो ऑलरेडी रख रहे हैं, एडिशनल कितना है,
ये इन दोनों से सिंपल, तो एक तो नॉर्मल था ना, एक ये सिंपल था, चलो नहीं था सिंपल, लेकिन ये वाला बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें सादा बात क्या कर दी है, सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, सेफ्टी स्टॉक पढ़े। अच्छा छोड़े यार, दफा करें इसको, आए जरा अपने सवाल पे, मैंने रखा तो था अलग, मैंने कहा शायद हेल्प मिले, लेकिन थोड़ी शक्लां बन रही हैं। इधर देखो, ये सवाल हो जाएगा बीएस इंशाल्लाह। ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट SAS should maintain. SAS लिमिटेड सेल्स आ प्रोडक्ट जीटा, सिंगल प्रोडक्ट जीटा बेचते हैं, जी सॉरी, विच बजटेड सेल ऑफ 3,65,000 यूनिट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट 3600 पर यूनिट। अब सेफ्टी स्टॉक की तरफ गया है ना, तो ये स्टॉक आउट की तरफ जाएगा। जाहिर है सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हैं हम, ताकि स्टॉक आउट से बच सकें भाई, लेकिन सेफ्टी स्टॉक को रखने की होल्डिंग कॉस्ट होती है, यही लड़ाई होती थी ना इन सवालों में। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं कह रहा कि पर्चे में फिर ऐसा सवाल आए तो हो भी जाए, लेकिन कम से कम इतना कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर मिलेगा कि हम ये सवाल करेंगे। ये मैं सवाल मतलब आज का मतलब ये कि सवेरे नमाज के बाद में इस सवाल में पहुंचा था, मैंने इसको एक नज़र डाली थी, तो मैंने कहा ये इस तरह से हो जाएगा, अपनी तरतीब पे चलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये सवाल देख के नहीं आपको तैयारी कराई, तो वैसे तैयारी कराई थी, लेकिन ये सवाल होने की तरफ जाएगा, बातें जो हैं वो की हुई दोबारा सामने आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो दो ही चीज़ें होती थी, तो फिलहाल कहता है सेल प्राइस 3600 है पर यूनिट, अ सिंगल रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जी। अब जी की कहानी साइड पे हो जानी है, हमारी लड़ाई रॉ मटेरियल की चल पड़नी है, ठीक है। क्या कहता है, द रेलेवेंट डिटेल ऑफ रॉ मटेरियल आर एज फॉलोज। ओ माई गॉड, क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट 8, अगर 3,65,000 यूनिट्स बजटेड सेल है आपकी, तो रॉ मटेरियल आपको 3,65,000 नहीं, उसका मल्टीप्लाइड बाय 8 चाहिए, पता नहीं कितना बनेगा। अब कॉस्ट पर केजी 1,60,000 है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं कंट्रीब्यूशन लॉस निकालना चाहूँ, तो सेल प्राइस तो मेरी फिनिश गुड्स की है क्या नहीं, तो 3600 तो मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। 3600 में 8 kg मटेरियल लगता है, तो 3600/8 मेरे लिए रेलेवेंट होगा। आपको रेलेवेंट कॉस्ट वाले चैप्टर में याद होगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालते थे, ऐसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ेगा हमें। ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी तो स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी हुई तो देख लेंगे, ठीक है। EOQ उसने बता दिया जी, ये किस लिए बताया है, यानी ऑर्डर कितना प्लेस करते हैं EOQ के ऊपर बेस करके 1,46,000 kgs का ऑर्डर प्लेस करते हैं एक टाइम में। क्यों बताया होगा ये, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों बताए होंगे, सेफ्टी स्टॉक आउट कितनी दफ़ा होना है। मेरे दिल में आ रही है, इतनी ज्यादती भी आपसे अच्छी नहीं, सीधा ही आपको सवाल दिखा दूं, क्यों ना हम ये वाला फॉर्मेट ही है ना एक दफ़ा सामने कर लें तो कोई हर्ज है। हो आपको फेवरेट सवाल रॉयल, ये रॉयल सवाल था, ये शाही सवाल था, छड्डो इन दफ़ा करो, मिट्टी पाओ, इधर आओ। ये आपका वो था फॉर्मेट, ये रीऑर्डर लेवल लेस, तो सेफ्टी स्टॉक पे ऐसे पहुंचते थे, ठीक है, कि ये सेफ्टी स्टॉक, ये रीऑर्डर लेवल हो तो ये सेफ्टी स्टॉक। लेकिन यहाँ पर उसने कहानी और आसान कर दी, कहता है सेफ्टी स्टॉक कितना हो। अब वो सवाल में से डेटा देखकर देख लेंगे कि वो किस लेवल पे चल रहा है। तो सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट होती है, और सेफ्टी स्टॉक की गैर मौजूदगी, मतलब स्टॉक ना होने की वजह से स्टॉक आउट कॉस्ट का डर होता है। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स वो लंबी सी वर्किंग से करते थे, करेंगे इंशाल्लाह। वो लंबी वर्किंग थी, यहाँ फॉर्मेट में नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि पहले दिन जब फॉर्मेट बना रहा था तो उस दिन मैं वर्किंग सामने थोड़ी रख सकता था आपके। एनीवेज, तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेते थे कि नहीं लेते थे। अब एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आप निकाल लोगे, 2 लाख पता नहीं 3 लाख कितने यूनिट्स से, उसको इंटू 8 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको रॉ मटेरियल कितने केजी सालाना चाहिए। और अगर आप 1,40,000 मंगवाते हैं एक दफ़ा ऑर्डर में, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे। तो जो आपने स्टॉक आउट होना है कितनी दफ़ा होना है, प्रोबेबिलिटीज से तो निकाल चुके ना, स्टॉक आउट इतने से होना है, साल में कितनी दफ़ा होना है, जितनी बार आपने ऑर्डर प्लेस करना है उतनी बार स्टॉक आउट होने का डर होना है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर लेते थे। आप नहीं बताया, परेशान क्यों हो रहे हो, ये आप नहीं बताया मुझे, यकीन नहीं आ रहा कि मैं सही, यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सही बता दिया। यार ऐसे ना करो यार, तुम लोग, सही होता है यार, होता है तुम लोगों के ज़हन में भी सही हो सकता है। अच्छा, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन लॉस नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक आउट होने से हमारा गाहक चला जाता है।
गाहक के लूज़ करने की वजह से हम कंट्रीब्यूशन जो लूज़ करते हैं ही स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते थे दोनों में जो लोएस्ट लेवल है हम कहते थे ये सेफ्टी स्टॉक रखो। ये सेम वही सवाल है, बस सेफ्टी स्टॉक ऐसे मुश्किल तरीके से निकालना, उल्टा आसान तरीके से निकालना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, चलो ये जरा फॉर्मेट देख लिया थोड़ा सा। ओके, अब आ जाओ इधर, सवाल को पढ़ते आ रहे थे। अच्छा, तो ये हमें उसने दिया, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर इंशाल्लाह निकलेंगे हमारे। उसके बाद जी कैसे गया, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी है। अब एक रह गया नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम क्या है जी? 10 दिन, डेज में नॉर्मल लीड टाइम 10 डेज, 10 दिन। ऑर्डर प्लेस करने से चीजें हम तक पहुंचे इसमें कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी 100 है। ये किस लिए दी है? होल्डिंग कॉस्ट किस लिए दी है? सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो होल्डिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी। इतनी सीधी, इतना सीधा ही फिगर दे दिया यार। उल्टा 100 इकट्ठा ही दे दिया, उल्टा 100 सीधा करके ही दे दिया। बिल्कुल ऐसे सवालों में तो अहमद ने सोचना है बैठ के, नहीं इतनी सादा बात तो हो नहीं सकती। इसीलिए तो 14% रिजल्ट है। लेकिन तुम्हारा आ जाना है, सोचना नहीं है, करते जाना है इंशाल्लाह। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑन टाइम। अच्छा, अब देखो ये सर्टेनिटी नहीं है, डिमांड में सर्टेनिटी वो कहता है 10 दिन है हमारा नॉर्मल लीड टाइम, लेकिन ऑन टाइम आएगा इसका चांस है। 1 दिन का डिले पड़ जाएगा इसका चांस है। अब देखो 1 दिन का डिले है तो 1 दिन का यूजेज आपका सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। 2 दिन का डिले है तो 2 दिन का यूजेज आपके पास होना चाहिए। अब वो स्टॉक आउट होने के चांसेस आगे दिए हुए थे। अब देखो ये 3,65,000 यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट कर रहे हैं। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 32 लाख। जो अच्छा बहुत ज़्यादा आता है यार, चलो लिख ही लेता हूँ फिर। 32 लाख 29,20,000 केजीज। अब ये 29,20,000 केजीज है एनुअल डिमांड, और वो कह रहा है सेज ऑपरेट्स 365 डेज आ। तो डेली डिमांड कितनी बनी फिर? 8,000। लो, अगर 1 दिन का डिले हो तो 8,000 केजीज का स्टॉक रख लो, और अगर 2 दिन का डिले हो तो अब तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती ये कर लूँगा आप लोगों की चाहत के लिए, मैं एक बना लूँगा 10 डेज/0 10 डेज लीड टाइम या 0 डे डिले। दूसरा 11 डेज में ऑर्डर आएगा या 1 डे डिले। ये एक ही बात है। ठीक है, इस पर स्टॉक के सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स लिख लेते हैं, उनकी होल्डिंग कॉस्ट 1 मिनट में कहानी खत्म। दूसरी तरफ एवरेज स्टॉक और यूनिट्स निकाल लेंगे और उसकी होल्डिंग कॉस्ट उसने फिर सीधी दी हुई है, वो भी कहानी खत्म। तो सवाल मसला क्या है? चलो खैर, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ, ये क्या कह रहा है जी? कहता है एक जी बिकेगा 36,000 का, तो इसका मतलब ये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो ना हुआ, कि उसकी सेलिंग प्राइस है। ये जी की है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ जी है। एक जी में 8 मटेरियल के केजीज लगते हैं, तो फिर अगर मटेरियल का कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना हुआ तो फिर इस सेलिंग प्राइस को डिवाइड बाय 8 करोगे तो पर केजी सेलिंग प्राइस आएगी, मतलब कंट्रीब्यूशन लॉस्ट मुझे कहना चाहिए पर केजी। ऐसे ही ये जी बनाने के लिए लेबर और ओवरहेड भी लगती है, खुद से नहीं बन जाता। मटेरियल रखो और थोड़ी देर बाद वो प्रोक करके जी बन जाएगा, भी लेबर और ओवरहेड लगानी पड़ती है। 1,000 रुपये पर यूनिट ऑफ जी, ये भी फिर 8 से डिवाइड करोगे। प्रोडक्शन सेल इवनली होती है और सेल्स लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट कैन नॉट बी, गया गाहक वापस भी नहीं आता। ठीक है, तो बस ठीक है, इसमें तो और कोई चज की बात है कोई नहीं। अब ये सवाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सवाल है, लेकिन अगेन जैसा आपको भी लग रहा था जिस दिन हम दूसरे सवाल पे पहुंचे थे, सर समझ नहीं आ रही हो क्या रहा, तीसरे में फिर कोशिश की वैसा ही हो जाए, चौथे को ज़बरदस्ती करके मैंने वैसा ही किया और फिर आपसे करवाया भी सही 2 दफ़ा। हालांकि कितना लेंथी हो गया था, वो 10 नंबर का सोल्यूशन ही नहीं था, 20 नंबर का सोल्यूशन मैंने करा दिया था, लेकिन जान छुड़ाई थी कि यार थोड़ा सा तो मेंटली रिलैक्स हो। उसके बाद फिर आपने कहा था अगर रॉयल एंटरप्राइज हो सकता है तो दुनिया से कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो गए थे। चलो बाकी तो फिर सब ओके है। चलो कोई नहीं जी। क्वेश्चन नंबर
5 स्प्रिंग 2025 SAZ। लो जी, लीड टाइम के बारे में उसने बता दिया हमें, ठीक है। अगर लीड टाइम में लिख लेता हूँ, जो भी लिख लो आप, ठीक है। इधर देखो, आप यूँ लिख सकते हो कि जी लीड टाइम 10 डेज हो, या इसको यूँ लिख लें 0 डिले, 0 डे का डिले, 10 डेज लीड टाइम, या इसको कह लो 0 डे का डिले को मसला। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ चांसेस हैं 11 डेज लग जाए, या मतलब 1 डे का डिले भी आ सकता है, ये भी एक ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, 12 दिन लग जाएं, या इसको यूं कह लें 2 दिन का डिले भी आ सकता है। लेकिन जाहिर है हर एक के अपने चांसेस हैं, ये तो नहीं कि सारे केसेस के अंदर सारा कुछ ही हो जाना है, ठीक है। तो अब ये मेरे 3 ऑप्शंस हैं, और जो आपने थोड़ी देर पहले वर्किंग 1 कर ली है, मैं आपको बताऊं, जिसमें आपने निकाला था डेली डिमांड कितनी है। क्योंकि अगर डेली डिमांड कितनी निकाली थी अभी, 8000 kgs अगर डेली डिमांड है, तो जितने भी ऑर्डर्स या जितना चांस है ऑर्डर टाइम पे आने का, उसमें तो हम कोई स्टॉक आउट नहीं होंगे, हमें सेफ्टी स्टॉक की जरूरत भी उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर 11 दिन का डिले हो गया, मतलब 11 दिन लीड टाइम आ गया, 1 दिन का डिले हो गया, तो हम फिर कितने हज़ार kg से स्टॉक आउट हो जाएंगे, 8000। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं, 15%, 75% तो नहीं है। फिर ऐसे ही अगर 2 दिन का डिले हो गया तो कितने से हम स्टॉक आउट हो जाएंगे, 16000। लेकिन इसके चांस कितने हैं, वही वर्किंग करेंगे आपकी फेवरेट, डिले 0 डे, यूजेज 0, यूजेज तो कोई नहीं ना, डिले 0 है तो कोई यूजेज नहीं, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी खाम खा आपने लिखवाना है तो 75 वाला भी लिख दूंगा, उससे जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं 75% चांस की, जिसमें कोई डिले नहीं आना, उससे मुझे कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। 0 डे का डिले हो तो कितना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, सही है, क्या ख्याल है, सही है। अच्छा, और अगर 11 डे का डिले हो तो 1 डे का डिले हो तो 8000 kgs, और अगर 12 का हो तो, अब ये कैसे निकाला आपने, ये वर्किंग 1 कर लेते हैं जी। वर्किंग 1 में हम कहते हैं कि जी हमने डेली डिमांड निकाल ली है। डेली डिमांड कैसे निकली है जी, 3 लाख कितना था जी, 3,65,000 इंटू 8 करके डिवाइडेड बाय 365 डेज किया था, तो आंसर आया था 8000 kgs पर डे। तो वो कर लो, रीऑर्डर लेवल गिवन है वो कर लो, एवरेज यूजेज गिवन है वो कर लो, रीऑर्डर में से एवरेज यूजेज करो तो आपका सेफ्टी स्टॉक आएगा। ऐसे नहीं ना गिवन, उसने ये बोला है कि ये तो मैंने निकाला है ना कि 8000 किलो मेरे 1 दिन की डिमांड है, वो कहता है 10 दिन में सामान आ जाता है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कहता है लेकिन इसका चांस के 10 दिन में आएगा ये 75%, तो फिर कोई सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है इस केस में तो। लेकिन अगर 1 दिन का डिले है जिसका कि चांस 15% है, तो उसके लिए डर की वजह से क्या करोगे, सेफ्टी स्टॉक रखोगे, कितना, 8000 किलो का। लेकिन जब ये रखोगे तो इसको होल्ड करना पड़ेगा, और अगर 2 दिन के डिले से डरोगे तो 16000 kgs रखोगे, सेफ्टी स्टॉक निकलना है, सही, अब क्या करूं, ठीक है। तो फिर आपका चांस निकल आएगा। बहरहाल आपने 8000 और 16000 वर्किंग 1 को रेफर कर देना, यानी कि 8000 जो पर डे है, तो फिर 2 डेज का डिले है, तो यहाँ पे कोई बताने की जरूरत नहीं 16 क्यों निकाला है, डेली यूजेज है तो 2 डेज के डिले का सेफ्टी स्टॉक कितना है, 16000। उधर ही भाई, उधर ही देखने 2 बच्चों को भागी फिर रहे हो। ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान होने हैं, घूम गया उनका सर ऐसे ऐसे करके, एक तो देखने दिया करो बच्चों को। अब ले आओ, अच्छा जी। अब अगर ये सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो कॉस्ट क्या पड़ेगी चांद बच्चों, कॉस्ट क्या पड़ेगी, कॉस्ट क्या पड़ेगी हैं, वो कितनी है बोलो,
को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट उसने दे दी, ठीक है। ये उसने नेक्स्ट ईयर के लिए अब सारा डाटा दिया हुआ है, पिछला सवाल नहीं है कि 24 से 25 बनाना है। तो 100 रुपये क्या है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। यूनिट्स, एक यूनिट पर कितने केजीज चाहिए, उसकी क्या कॉस्ट है, ईओक्यू क्या है, लीड टाइम क्या है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट जी की क्या, कन्वर्जन मतलब लेबर और ओवरहेड्स, मतलब कहीं और इस 100 के अलावा कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं दी हुई। सेल और प्रोडक्शन इवनली होती है, स्टॉक आउट चला गया गाहक वापस नहीं आता, कहीं पर इसके अलावा कोई और होल्डिंग कॉस्ट का जिक्र है। इसका मतलब जो सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स के साथ आप करते थे, देखो एक मिनट, ये फॉर्मेट जो आप कह रहे थे, इससे आप यहां तक पहुंचते थे यूं करके। आज ये यहां तक पहुंचना ऐसे नहीं है, बल्कि बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, उल्टा सिंपल है, आपको मुश्किल लग रहा है सिंपल होने की वजह से। ये देखो, ये सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स हैं। कंपैरिजन में दिखाओ जरा, आमिर भाई दिखाना जरा उधर दिखाओ जरा। सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स का फॉर्मूला से निकालना पड़ा था उनको वहां पे, यहां पर ले आओ इधर, यहां पर सिंपल तरीके से निकले। सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए, अगर एक दिन के डिले का डाले तो 8000 केजी, एक दिन का यूजेज, अगर 2 दिन का तो नहीं था डेटा उस तरह से, पैसे कर लिया, ले आओ। अच्छा अब बिल्कुल सिंपल। अच्छा एक मिनट देखो, इंटू क्या करते थे वेरिएबल। मेरा दिल नहीं था वैसे ये दिखाऊं, आपको तो लगेगा कि इस फॉर्मेट दिखा के इसने हमसे करवाया, नहीं दिखाता, बाद में देखेंगे फॉर्मेट, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट होती है, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालनी पड़ सकती थी, सवाल ने दे दी। तो ये स्टॉक आउट के क्या थे, यूनिट्स, और ये क्या है जी हमारे पास रुपीस कितना 100। आपको बड़ी तकलीफ होती थी, ये लिखता था, कहते थे जीरो के नीचे भी लिखते हैं, मैं लिखता हूं, मैं मेरी मर्जी, आगे जीरो कर दूंगा मैं, आपको क्या मसला है, आप पर्चे में ना लिखना। ये क्या आ गया जी, देखना क्या आ गया, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। 1000 में ना कर लें, रुपीज इन 1000 में ना कर लें, नहीं तो रुपीज में करो, फिर नहीं आप फिर करो रुपीज में, बस अब करो फिर, यहां पे 0, यहां पे 8 लाख और यहां पर 16 लाख। अब नहीं, एक बार होगी तो होगी बस। फिर कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई, इधर ले आओ, 1 घंटे में 3 मिनट, हमारा सवाल खत्म होने में 3 मिनट रह गए, आगे बढ़ो, चलो 3 दूनी 6 कर लो। अच्छा सुनो यार, तुम बड़े शरारती हो गए। अच्छा सुनो, अब अगला काम क्या करना है, मेरा दिल बड़ा कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा, सोच के बताओ दूसरा काम क्या करते थे हम इस केस में, क्या करते थे, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालते थे, आपको याद है, ठीक है, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालते थे। और हाँ पढ़ो, आ जाओ, हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तब एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालते थे, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट या पर केजी निकालते थे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते थे ताकि पता लगे कितनी दफा ये स्टॉक आउट वाला हादसा हमारे साथ होना है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालते हैं जी सबसे पहले। तो स्टॉक आउट यूनिट्स निकालने के लिए हम 2 तरीके से चल सकते थे, 10 दिन को ले लें, 10, 11, 12, या 0, 1, 2, मर्जी आपकी, 0, 1, 2 ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हमने या तो कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखना, या हमने 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना है, या हमने 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आपका डिले इन डेज ले लो, डिले इन डेज, स्टॉक आउट के यूनिट्स, प्रोबेबिलिटीज और एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालने लगेंगे यहाँ पे हम, हो ही जाएगा अल्लाह करेगा, जगह जरा तंग है, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। लेकिन मैं फिर एक बार हेडिंग बनाऊंगा ना, गुजारा कर लेना फिर, ठीक है। अब इधर देखो, डिले, यहां पर मिसाल के तौर पे हमने कहा जी अगर नो सेफ्टी स्टॉक रखा जाए, अगर ये केस हो तो लीड टाइम अगर 10 डेज हो तो कोई ना डिले हुआ तो स्टॉक आउट के यूनिट्स
स्टॉक आउट के यूनिट्स ये कितने बने? 0। सही है, या यहां पर ऐड करना चाहो तो यूजेज कर लो, एनीवेज ठीक है। 10 डेज में नो सेफ्टी स्टॉक रखना है अगर, ये आप तीनों केसेस देखने हैं तो 10 डेज में ऑर्डर आ जाए तो कितने स्टॉक आउट यूनिट्स होंगे? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक आउट हो गए। अब एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कितने बन गए फिर? 0। कोशिश करो आप 11 12 लिखने की, वही रखें आमिर भाई। ये मैंने ना डिले इन डेज लिया है, डिले इन डेज। 10 डेज में कोई डिले इन डेज नहीं, स्टॉक आउट यूनिट्स फिर कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी आ गई और एवरेज स्टॉक यूनिट्स। अच्छा, अगर कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ, पहला केस चल रहा है ना, और मैं निकालने क्या निकला हूं इस वक्त? एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स में ढूंढने निकला हूं, और यहां पे वो लिखा करते थे हम एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। तो वर्किंग नंबर 2 चल रही है। अब देखो, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ, ये अजीब सा लफ्ज लग रहा है इसलिए पूरा लिखता हूं ना, ताकि आपको जरा अच्छा महसूस हो। नो सेफ्टी स्टॉक। अगर कोई सेफ्टी स्टॉक ना रखा हो तो 10 दिन में ऑर्डर रिसीव हो जाए तो कोई डिले नहीं हुआ तो कोई स्टॉक आउट भी नहीं होगा। अब इसी केस के ऊपर आप बाकी सोचते होते थे, बाकी भी सोचो। अगर हमें 11 डेज लीड टाइम का सामना करना पड़ गया तो डिले इन डेज कितना हो जाएगा? वो पहला केस जो बन रहा था, ठीक है। अगर ये हो गया तो 1 दिन के डिले की वजह से, ठीक है, तो आपने नो स्टॉक आउट के केस में कोई स्टॉक आउट तो रखा नहीं हुआ, कोई स्टॉक आउट नहीं रखा हुआ, इस केस में चल रहे हो, कोई स्टॉक आउट कह रहा हूं, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ, तो फिर स्टॉक आउट होने के चांसेस तो ज्यादा हैं। अगर तो 10 दिन में ही आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, स्टॉक आउट नहीं हो गए। लेकिन अगर 11 दिन हो गए तो 8000 केजी से स्टॉक आउट हो जाओगे। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं? एवरेज बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे सवाल किया था हमने। नेक्स्ट, अगर 12 दिन लग गए तो 2 दिन का डिले आएगा और 16000 केजी से स्टॉक आउट हो जाओगे। लेकिन 2 दिन का डिले होने के चांसेस क्या है? 10%, तो 1600। बताओ जी, 2800 स्टॉक आउट यूनिट्स 2800। यानी सेफ्टी स्टॉक ना रखो ना, तुम नहीं रखोगे ना सेफ्टी स्टॉक, तो 2800। ये यूनिट्स क्या है? ये बेसिकली केजीज है बेटा, यूनिट्स तो नहीं है। एवरेज स्टॉक आउट केजीज है वैसे तो, क्योंकि ये सारा कुछ किसका चल रहा है? मटेरियल का ना, मटेरियल का चल रहा है। मुझे यहां लिखना चाहिए था सेफ्टी स्टॉक है कितने केजीज, ठीक है, और एनुअल स्टॉक आउट केजीज, ऐसे रख देखूंगा आपके लिए जरा। केजीज, यूनिट्स नहीं, यूनिट्स तो हम प्रोडक्ट के बनाते हैं, लेकिन उसके लिए ये मटेरियल मंगवाते हैं। लड़ाई सारी इसकी चल रही है, ठीक है। तो स्टॉक आउट के केजीज, एवरेज स्टॉक आउट केजीज हूं, ठीक है। मैंने किसी और चीज के आगे तैयारी पकड़ी है, एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए मुझे जरा तैयारी पकड़नी पड़ गई थी। खैर चलें, छोड़े, आगे बढ़े। आप सेफ्टी स्टॉक रख लें, मशवरा है, यही तो चेक करना है ना। सेफ्टी स्टॉक ना रखने पर इतने से स्टॉक आउट होते हैं बेटा। अभी तो स्टॉक आउट कॉस्ट निकलनी है ना, तो 14 तबक रोशन होने हैं, क्योंकि वो एक दफा की नहीं, फिर पता नहीं कितने ऑर्डर उतनी दफा की निकलेगी। खैर चलो आगे बढ़ो। अगर आप सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं लेट्स से 8000 केजीज का, ठीक है, कितना? यही है ना दूसरा केस। तो आपने 8000 केजीज का सेफ्टी स्टॉक रख लिया अगर,
पहला मुझे ज़बरदस्ती लिखवाओगे, लेकिन क्या करूं मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। आपको पर्चे में तैयार करके भेजने के लिए मैं पूरा अपना फॉर्मेट फिर भी चला रहा हूं। 10 डेज में ऑर्डर आ जाए तो कोई स्टॉक आउट नहीं होना। अच्छा, अगर 11 डेज में ऑर्डर आ जाए, एक दिन का डिले हो जाए, तब भी स्टॉक आउट क्यों नहीं होंगे? 8000 किलो का तो स्टॉक रखा हुआ है सेफ्टी के तौर पे, तो 15% का भी मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर इस सूरत के अंदर 12 दिन का डिले आ गया, 2 दिन मतलब 12 दिन बाद ऑर्डर आया, 2 दिन का डिले आ गया, तो फिर आपको अब कितने से स्टॉक आउट होना पड़ेगा? इसके चांसेस हैं और 800 स्टॉक आउट यूनिट्स। अगले में कुछ नहीं, अगला है ही कोई नहीं, है लेकिन उसमें होना कुछ नहीं है। खैर चलें तो करें अगला, फिर जल्दी से कर लेते हैं। तो 8000 kg सेफ्टी स्टॉक लिख लो, या इसको यूं भी लिख सकते हो, वन डे यूजेज सेफ्टी स्टॉक, कुछ भी कह सकते हो, तो ठीक है। एक दिन का यूजेज अपने सेफ्टी स्टॉक में रख लो, या यूं कह लो कि 8000, ये दोनों बातें ही, ताकि जो आसानी से समझ आ जाए आपको। वन डे यूजेज सेफ्टी स्टॉक में रख लो, या यूं कह लो 8000 kg सेफ्टी स्टॉक में रख लो, तो उससे ये फर्क पड़ेगा। अगर एक दिन का डिले आया, आप स्टॉक आउट नहीं होगे, ठीक है। और अगर आप 2 डेज यूजेज सेफ्टी स्टॉक में रख लेते हो, जिसका मतलब आप 16000 kg सेफ्टी स्टॉक में रख लेते हो, वो होल्डिंग कॉस्ट भी 16 लाख दे रहे हो, इसी वजह से रखोगे तो, ठीक है। तो क्या सूरत हाल होगी जी? अगर 10 दिन का डिले आए तो वैसे ही सेफ्टी स्टॉक, मतलब 10 दिन में लीड टाइम है, ठीक है। तो अगर 10 दिन में ऑर्डर आ जाए, फिर तो वैसे ही स्टॉक आउट कोई नहीं, क्योंकि डिले ही कोई नहीं, ये तो हमारा लीड टाइम है नॉर्मल। और अगर 11 दिन में ऑर्डर आ जाए, तो एक दिन का डिले जो है उसमें भी स्टॉक आउट नहीं हो गया हमारे पास, तो सेफ्टी में 16000 पड़े, एक दिन का यूजेज तो 8000 है। ये वैसे ही आपने ज़बरदस्ती करवाया। वैसे आप कह देते सर कोई बात नहीं, रहने दें सर, कोई बात नहीं, पर नहीं, हम क्यों कहें? 16% वाला रिजल्ट है इसका, 16 पता नहीं 14 क्या था, हम तो करेंगे, देखते हैं अभी क्या होना है इसमें। 12 डेज है तो 2 दिन का डिले आ सकता है, पर हम 2 दिन के डिले के लिए भी तैयार हैं, हर दम तैयार। तो भाई सेफ्टी स्टॉक इतना ज़्यादा रखा है ना, 16 लाख कॉस्ट भरी है, तो फिर स्टॉक आउट नहीं हो रहे आप। तो ये आ गए ना 800 और ये आ गया 0। अहमद क्या मसला हो रहा है जी बेटा? पता नहीं किस जहन, पता नहीं किस चीज़ को सामने रख के, शायद मैंने कहा भी वो लेके नहीं गया, 8 मेरे दिमाग में आ गया। आपको यूँ नहीं कहना चाहिए था बेटा, आप कहना चाहिए सर ये 8 आपने गलत लिखा है, थोड़े जो बड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, बच्चे अदब बड़ा करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है नाफरमान औलाद। पर हर तरह की औलाद होती है बंदे की, अब क्या करें, कोई फरमान बरदार होंगे ने, कोई नाफरमान होंगे ने, बच्चे तो बच्चे ही होंगे ने, माँ प्यो फिर भी सारे नाल ही प्यार करते हैं, रूहानी होन भावें असली वाले हो। आजमाइश है। अच्छा जी, अब मामला रह गया सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने का और नंबर ऑफ जी भाई, कंट्रीब्यूशन लॉस ही है ना स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। मुश्किल नहीं, उसकी तैयारी में पकड़ चुका हूं। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आसानी से निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स? भाई 3,65,000 यूनिट्स इंटू 8 कर दिया ना, ये 2920 आया है ना, ये 2920 जो है इसको डिवाइड करते हैं इससे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन आपको तो पहले चाहिए मुश्किल वाली फिगर है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। चलो, कहता है जी सेल लॉस्ट होगी, जाहिर सी बात है, जब स्टॉक आउट होगा तो सेल लॉस्ट होगी। तो एक यूनिट जी का 3600 का बिकता है, तो क्या 1 kg हमारा मटेरियल 1 यूनिट पर लग रहा है?
हमारे पास तो एक यूनिट की सेल प्राइस में हिस्सा 8 केजीज मटेरियल ने डाला हुआ है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल चाहिए। तो जगह गई जे मुख, लेकिन 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ टोटल आ जाएगा बड़ी जगह, डिसीजन की जगह भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी वर्किंग नई वाली शुरू कर रहा हूँ। वर्किंग नंबर 2 तक पहुंच गया काम। वर्किंग 3, ये देखो बच्चों, मैं क्या निकाल रहा हूं अब, स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है हमारे आज वाले केस में? स्टॉक आउट कॉस्ट हमारी है आज कंट्रीब्यूशन लॉस, लेकिन कंट्रीब्यूशन लॉस पर केजी ऑफ मटेरियल चाहिए मुझे, पर यूनिट ऑफ जी नहीं चाहिए। क्या ये जी की सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है? क्या जी की एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 केजीज पर डे है? क्या जी स्टॉक आउट होना है? क्या जी को होल्ड किया हुआ है? बात ही किसकी हो रही है? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो फिर स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, वैसे यहां पर होना तो सेलिंग प्राइस चाहिए, लेकिन सेलिंग प्राइस असल में है जी की, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। लिख दूं सेलिंग प्राइस पर केजी? हाँ चलो ठीक। तो सेलिंग प्राइस, लेकिन पर यूनिट नहीं लिख रहा, फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल। मतलब कितने का एक यूनिट बिकता है जी का, लेकिन एक यूनिट ऑफ जी पर कितने केजीज मटेरियल के लगते हैं? 8 केजीज पर यूनिट ऑफ जी। तो फिर पर केजी कितनी सेलिंग प्राइस बनी? 1 केजी को कितनी सेलिंग प्राइस एलोकेट हो गई? 450 रुपीज पर केजी आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लेकिन क्या ये 450 सारा मिल जाता है? जी बनाने पे लेबर और ओवरहेड भी लग रही है। कन्वर्जन, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है 1000 रुपये, तो लेस करें वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, लेकिन ये भी क्या करनी पड़ेगी मेरे बच्चों? पर केजी। इसको भी क्या कर दो? तो ₹1000 डिवाइडेड बाय 8 केजीज पर यूनिट। बोलो। अच्छा, ये काम आपने पहले भी किया हुआ है। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग अगर पहले रिवाइज हो गया होता ना आज, तो ये आपको और आसान लगता, लेकिन चलो अब ये हो गया तो वो बहुत आसान लगेगा। किसी एक तरफ तो पहले पुरानी याद ताज़ा होनी होती। आप लिया करते थे जब किसी लेबर को डाइवर्ट करके दूसरे काम लगाते थे, तो आप कहते थे इसका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है। अब वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लॉस गिवन होता था, आप उसको पर लेबर आर करते थे। इसको यूं भी कर सकते थे हम कि कंट्रीब्यूशन ही निकालते पूरे जी का, 36,000 माइनस 1000, लेकिन एक विच ना बोलने करना मुंडिया लो जा। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट पर केजी कैसे गिवन है? इधर देखो, देखो दूसरा तरीका बाद बताता हूं। हाँ बोलो, तुम पहले बोलो। इसको वहीं पे लेना है, यानी आपके एक जी को बनाने पर 125 रुपए पर केजी। यार वैसे आसान लग रहा है मुझे एक और काम। 1 मिनट, हाँ मेरे ख्याल में आप एंड पे पर केजी क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे एकदम से याद आ रहा है, वैसे मैं यूं नहीं कराता था। ठीक है, जिस तरह से ये सवाल करते थे यूं ही कर लेते। हमें फिगर ही चाहिए ना। ये देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ, आंसर वही आना है। काश के मैं पूरा लिख लेता, पहले जज्बाती हो गया। आंसर वही आना है, वो दूसरी तरफ फिर उधर कर लेता हूं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ जी कितना? 3600 पूरा ले लिया। फिर वेरिएबल, इधर देखो, लेस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जी। अब एक जी पर 8 केजी मटेरियल लगता है, और एक मटेरियल का किलो कितना बता रहे थे तुम? परचेज का क्या करना है, कितना है? 160 रुपए का, 160। बताओ जी, 1200 तुसी। और एक जी को बनाने में कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगती है पर यूनिट ऑफ जी? बोलो 1000। यहां से आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ जी
1320। लेकिन हमें जी का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए पर यूनिट, हमें पर केजी कंट्रीब्यूशन चाहिए जो लॉस्ट होना है, क्योंकि एक जी पर कितने केजीज लग रहे हैं, 8 केजीज। तो इस 1320 को डिवाइड कर दें अगर 8 से, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आया, 1320 डिवाइडेड बाय 8 केजीज, आंसर इज 165 रुपीज पर केजी। ये कंट्रीब्यूशन लॉस होता है। अब मैं दूसरी तरह करके दिखाऊं। अच्छा इधर देख लो, मैं क्या कर रहा था, पता है क्या कर रहा था, मैं यूं लिख रहा था 3600 को डिवाइडेड बाय 8 करके कितना लिखा था, 450। उसके बाद मैंने कहा था ये तो 160 ही आ जाएगा, एक केजी का ही था ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था 1000 को भी डिवाइड करो 8 से, कितना, 125। अब इसका आंसर निकालो तो यही आना था। तो जो आपको दिल करे कर लो, ये सारी कैलकुलेशन पर केजी कर दी और वो पर यूनिट करके उसको पर केजी कर। लेकिन ये हम इस तरह से रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर किया करते थे, इस तरह से, ये जो अभी काम किया ये वाला, तो इसलिए जरा ये मिलता जुलता देखा देखा सा लगा। ठीक है, ये मैं मिटा दूं या ये मिटाऊं, ये का मुझे नहीं समझ आया तुमने क्या बोला, ये कौन सा, ये नहीं, यूं नहीं, पर यूनिट वाला है, पर केजी वाला, पर केजी तो ये भी है। अच्छा पहलवान किधर गया यार, बैठा चुप हो गई, क्यों, क्या होगा, थक गया। अच्छा सुने जी, अब 165 ये क्या है, आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट पर केजी है, अब पर केजी है, ठीक है। और ये जनाब, चलो ये तो सीधा सीधा लिख लिया ना हमने, वर्किंग नंबर कौन सी थी, वर्किंग 2 थी ना, और यहाँ पर वर्किंग 3 लिखकर साथ मुझे रुपीस भी लिखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। तो कितने रुपए हैं, अब यहीं पे ही गेम आगे निकल गई है, देख लो। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एक यूनिट की पूरे साल की होल्ड करने की कितनी है, 100, और इधर स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट, 1 केजी स्टॉक आउट की 165। लेकिन ये एक ऑर्डर के हिसाब से बोला है, एक ऑर्डर प्लेस करें और कोई सेफ्टी स्टॉक ना हो, एक ऑर्डर प्लेस करें सेफ्टी स्टॉक हो, एक ऑर्डर प्लेस करें, तो ये एक ऑर्डर की कहानी है। क्या हम साल में एक ही ऑर्डर प्लेस करते हैं चानमाई, हाँ, ये जिसके लिए आपको बोला, आपने उस वक्त तो बड़ा बताया था, ठीक है। तो अच्छा सिर्फ पता है क्या है, मैंने पहले मार्किंग स्कीम दिखाई है बस। अगर मैं ये पहले ना दिखाता ना, तो आपने कहना था इतना आसान सवाल, फिर जब आपने देखना, आपने कहना नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, हमें नहीं समझ आ रही, पर कुछ हुआ है। 29,20,000 केजीज अगर साल में आने हैं और एक ऑर्डर में 1,46,000 आने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, वर्किंग 4 में निकालता हूं ना मैं, क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर, इधर देखो जी, इधर देखो जी, 3,65,000 इंटू 8, ये टोटल रिक्वायरमेंट आ गई केजीज में, और हम एक बार में मंगवाते हैं 1,46,000 केजीज, तो कितने ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स, ठीक है। तो इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये यहीं पर निकाला करते थे, एपीआर ओवर ऑर्डर क्वांटिटी। ना याद आए तो अब मैं फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मेट दिखा सकता हूं, इधर आओ, इधर ले आओ, अब याद भी आ गया है, ये देखो यहीं पे निकाले थे, एपीआर डिवाइड बाय ओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो थोड़ा सा याद कर, रिवाइज करने की जरूरत है चीज़ों को, ये एक बार किया है सिर्फ ज़िंदगी में, और ये लेवल है, अल्लाह ने चाहा तो बढ़ेगा 2-3 रिविजन्स के अंदर जी। 20 ऑर्डर्स, एक मेरी वालों हो गई, 2 इसके अलावा कर लेना, मौत से पहले, मौत से पहले, मौत के बाद, 2 जिंदगियां इंसान की, मौत से पहले, मौत के बाद। एक मेरी तरफ हो, तोहफतन हदियतन आपको रिवीजन है, ये 2 कर लीजिएगा इंशाल्लाह अच्छे से जी। अगर 2 से ज़्यादा का टाइम निकल आए, हर्ज नहीं है करने में, फ़र्ज नहीं है कि 2 के बाद फिर
शुमाली इलाका जात में निकल जाओ जी, बारिशें रुक गई, अब हम जा रहे हैं घूमने, 2 रिवीजन हो गई हैं बस। अगर हो जाता है, बरकत अल्लाह वक्त में डालते हैं, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, इफेक्टिवली काम कर लेते हो, सेहत अल्लाह अच्छी रखते हैं, कोई मसला नहीं होता, अल्लाह से खैर मांगते रहना, टाइम निकल आता है तो कोई नहीं, एक और कर लेना रिवीजन का क्या, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होना है। इनटू अच्छा जी, अब ये जनाब आपकी बताओ जी, स्टॉक आउट कॉस्ट ज़रा लगे पता आप लोगों को, सेफ्टी स्टॉक ना रखने का, हाँ गाहक लूज करना को आसान काम है। बोलो जी इधर 2800 इधर 165 टू 20 9240 भाईजान 92 लाख रुपया। और अभी यस हाँ स्टॉक आउट कॉस्ट इधर बोलो 2640। ये क्यों कम हो गया? अच्छा हाँ कुछ सेफ्टी स्टॉक रख लिया है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट भरी है। खैर आगे बढ़ो। क्या मतलब जीरो? ओह माय गॉड। नाउ देयर आर टू थिंग्स। ये जो है ना ये कॉस्ट जो है ये ए है। क्या मतलब? ये एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है एसएस की अगर रखें तो, लेकिन अगर ये ना रखें तो ये बढ़ाएं तो ये बढ़ती जा रही है। तो ये फिर क्या चीज़ है? ये एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है ऑफ स्टॉक आउट, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट है, और ये बी है। वो मैं ऊपर ऐड करना सोच रहा हूँ, साथ साथ वही बोल रहा हूँ। मैं ब्रेक करता हूँ, अब मुझे भी ज़रूरत है इस वक्त ब्रेक। तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, जिस लेवल पे ए प्लस ए करता हूँ बस, इस सवाल के बाद ब्रेक है। अपने आप को तारुफ करते हैं अब करता हूँ जी। ये दोनों टोटल मैं कर देता हूँ, ऐसे भी ना समझो इजी ना लो, देखो दोनों टोटल करके हम मारे जी इजी ला रहे, बिल्कुल फ्रेश खड़ा हूँ मैं। ये अगला आप कर दो बस, तीसरा मैं कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या समझा? 3440। हाँ जी, तो क्या चाहिए जी? ये 16 मैं लिख लिया पहले, एडा टार्जन ना बनो मुंडे। अब क्या मशवरा है जी आपका? क्या मशवरा है आपका? सैज को रेकमेंड करो। हाँ देख लो, 2 डेज का सेफ्टी स्टॉक रखो तो माना होल्डिंग की आपको 16 लाख कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये बहुत वारे में है, क्योंकि ग्राहक का मुड़ना चांस समेत लेकर भी हम आए हैं। ग्राहक का मुड़ना ज्यादा खतरनाक बात, ग्राहक नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ग्राहक के मुड़ने के दो मसले मसाइल, एक 165 रुपये से स्टॉक आउट हो रहा है, चलें बस फिलहाल ही काफ़ी, 165 ही काफ़ी है, ठीक है, टोटली कर दिया। अच्छा चलें इधर देखें, आप इधर देखें। तो आप कह रहे हैं डिटरमिन ऑप्टिमल, ये जरूर लिखा करें, एक आधा नंबर तो इसका भी होता है। तो आप क्या बताओगे जी, क्या कहोगे? सैज लिमिटेड शुड मेंटेन 2 डेज सेफ्टी स्टॉक, मैं ही लिख देता हूं, recommendation SAS Limited should maintain a safety stock of 2 days। क्यों जी क्यों? as total costs at this level are minimum। हैं सही, लेकिन मिनिमम है। अब अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं, पेपर में ये समझ नहीं आना था, सिर्फ क्यों 14 के 16% देख बैठे। कुछ टेंशन भी होती है, बिल्कुल हो जाती है पेपर में, यही तो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए तो मैं बुला रहा हूँ बार बार, यार तानू सब कुछ आंदा है। इन तीनों में सबसे लोएस्ट लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है? इसीलिए तो ये सिलेक्ट किया है, यही इसका मतलब है, ठीक है? चलें जी 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, वहीं पे रोकें आमिर भाई, वहीं पे रोकें, यहाँ पे ख़त्म कर दें पार्ट।